हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ डिमांड। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कंसीडर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जो टॉपिक कंसीडर करेंगे ऑब्वियस बात है मीनिंग ऑफ डिमांड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व किसे कहते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये अलग अलग तरह के टॉपिक हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। लेकिन याद रखना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का व्यू पॉइंट देखने वाले हैं। ये चैप्टर डिमांड से रिलेटेड है तो व्यू पॉइंट किसका होना चाहिए, सिर्फ कंज्यूमर का होना चाहिए। जब हम लोग सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो सप्लाई के अंदर हम लोग किसका व्यू पॉइंट देखते हैं, प्रोड्यूसर का। ये डिमांड का चैप्टर है तो इसके अंदर हम लोग किसका व्यू पॉइंट देखेंगे, कंज्यूमर का व्यू पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड। जब हम लोग डिमांड के मीनिंग की बात करते हैं तो डिमांड के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नॉर्मली सभी लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है कि डिमांड और डिजायर दोनों ही क्या है, सेम टर्म्स है। बट इकोनॉमिक्स में दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन दिया है, दोनों ही अलग चीजें हैं। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज डिजायर फॉर ए कमोडिटी, सेकेंड वन इज द परचेसिंग पावर एंड थर्ड वन इज विलिंगनेस टू स्पेंड। ये 3 अलग अलग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले डिजायर फॉर ए कमोडिटी। अगर से फॉर एग्जांपल मुझे कोई कार चाहिए, मुझे ये कार परचेस करनी है या फिर मुझे ये एलईडी टीवी परचेस करना है, ऐसा कुछ भी है, तो ये क्या है, डिजायर। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, तो डिजायर होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी के लिए। सेकेंड इज परचेजिंग पावर। उस कमोडिटी के लिए क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। आज एक चीज सोच के देखो, मैं कार परचेस करना चाहता हूं या मैं एलईडी टीवी परचेस करना चाहता हूं, बट उसके लिए मेरे पास इतनी इनकम होनी चाहिए, इतना परचेसिंग पावर होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज विलिंगनेस टू स्पेंड। से फॉर एग्जांपल मुझे कार परचेस करनी है, मेरे पास इनकम है, मतलब परचेसिंग पावर भी है, बट मैं खर्चा नहीं करूंगा, आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड ऑन दी कमोडिटी। तो क्या वो डिमांड होगी, नहीं। तो डिमांड के लिए याद रखना है तीनों की 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है डिजायर फॉर ए कमोडिटी, सेकंड हमको बोला है परचेजिंग पावर एंड थर्ड हमें बोला है विलिंगनेस टू स्पेंड। तीनों कंडीशंस कंपल्सरीली क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। यह है डिमांड। जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं तो अब हम डिमांड के साथ एक और टर्म को लेके आते हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है क्वांटिटी डिमांडेड? नॉर्मली हम सब लोगों को यह पता है कि जब भी मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लग जाती है। और जब किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है तो उस चीज की डिमांड क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप। अब अगर हम लोग डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को कंपेयर करते हैं, से फॉर एग्जांपल किसी भी कमोडिटी का प्राइस पहले 1 था, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, अलग अलग प्राइस दिए हुए हैं। जब प्राइस 1 था तो मैं 40 यूनिट्स परचेस करने के लिए तैयार था। जब प्राइस 2 हुआ तो मैं 30 यूनिट्स परचेस कर रहा हूं। प्राइस 3 हुआ तो अब मैं सिर्फ 20 यूनिट्स परचेस कर रहा हूं। और जब प्राइस 4 हुआ तो अब मैं सिर्फ 10 यूनिट्स परचेस कर रहा हूं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एंड डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड, यानी अलग अलग क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ये क्या है, डिमांड है। अलग अलग प्राइस भी हमने कंसीडर किया और अलग अलग क्वांटिटीज भी देखी है। जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो उसमें हमें याद रखना है वन स्पेसिफिक प्राइस एंड वन स्पेसिफिक क्वांटिटी। एक सिंगल प्राइस और सिंगल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। से फॉर एग्जांपल जब प्राइस 2 रुपीज था तो मैं 30 यूनिट्स परचेस कर रहा था। ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर पूरा टेबल, पूरा शेड्यूल मैं कंसीडर कर रहा हूं तो उसे मैं बोलता हूं डिमांड। जबकि एक स्पेसिफिक प्राइस और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो उसे मैं क्या कहूंगा, क्वांटिटी डिमांडेड। सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच की। उसके बाद अब जो टॉपिक हम कंसीडर करेंगे वो है डिमांड शेड्यूल। देखो, जब हम डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, सबसे पहले शेड्यूल क्या होता है, तो बेसिकली टेबुलर प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को अगर मैं टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं तो उसे मैं क्या बोलता हूं, शेड्यूल बोलता हूं। यहां पे हम लोग डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग डिमांड को क्या करने वाले हैं, टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, कमोडिटी का प्राइस कितना था, 1, 2, 3, 4। सामने उसकी डिमांड कितनी थी, 40, 30, 20 एंड 10। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी में डिमांड कर रहा था, अलग अलग क्वांटिटी में परचेस कर रहा था।
मैंने उस चीज को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया है, तो वो क्या है, बेसिकली डिमांड शेड्यूल है। जब हम लोग डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो डिमांड शेड्यूल नॉर्मली दो तरीके से होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करता हूं तो यहां पे सिंगल कंज्यूमर की बात की है। एक सिंगल कंज्यूमर से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स अलग अलग प्राइस पे जो भी अलग अलग क्वांटिटी परचेस कर रहा है वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। जब प्राइस 1 था तो मेरी डिमांड 40 थी, प्राइस 2 हुआ तो 30, प्राइस 3 हुआ तो डिमांड 20 एंड प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई, 10। सो अलग अलग प्राइस पे मैंने अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की है। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को रिप्रेजेंट किया है इस शेड्यूल में। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट की बात की है, पूरा मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी कंज्यूमर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ मिस्टर एक्स की बात कर रहे थे, लेकिन से फॉर एग्जांपल मार्केट में 3 अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। 3 अलग अलग कंज्यूमर्स हैं। मिस्टर एक्स 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, मिस्टर वाई 20 और मिस्टर जेड 30। सो 10 + 20 + 30 कितना हुआ, टोटल 60 हुआ। 60 इज माय मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मींस समेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। सभी इंडिविजुअल डिमांड सिंगल डिमांड को ऐड करता हूं तो क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज बेसिकली द एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। जितने भी कंज्यूमर्स अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड सभी की डिमांड्स को हमने टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया है, वो क्या बन चुका है, मार्केट डिमांड शेड्यूल बन चुका है। सो याद रखना है डिमांड शेड्यूल के अंदर एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक है मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के बाद दूसरी चीज अब हम जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो है डिमांड कर्व। याद रखना हम लोग पहले मीनिंग देख चुके हैं, अब डिमांड शेड्यूल देखा है अभी हमने, और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है डिमांड कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है, बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल। किसी टेबल को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो वो क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है। हम लोग प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारा कर्व बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व मींस बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। जो डिमांड शेड्यूल था उसको मैंने क्या किया है, ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया है, तो अब जो हमारा कर्व बन चुका है वो क्या है, डिमांड कर्व है। जिस तरीके से डिमांड शेड्यूल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसी तरीके से डिमांड कर्व भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को मैंने ग्राफ पे प्रेजेंट किया है तो वो चीज क्या हो चुकी है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व सिंपल, अगेन मार्केट डिमांड शेड्यूल को अगर हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड तीनों की डिमांड को हमने क्या किया, ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया है। से फॉर एग्जांपल पहले मैं मिस्टर एक्स के लिए ग्राफ बना रहा हूं, फिर मिस्टर वाई के लिए, फिर मिस्टर जेड के लिए, और लास्ट ग्राफ में जो बनाने वाला हूं वो मार्केट के लिए बनाने वाला हूं। मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों की क्वांटिटी को प्लस करके जो आंसर आ रहा है हमारा टेबल के अंदर, उस टेबल को हम लोग ग्राफ में क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। सो हमारा जो 4th ग्राफ बनेगा वो हमारा बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व का। तो याद रखना है डिमांड कर्व में भी 2 चीजें आ जाती है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक मार्केट डिमांड कर्व। अब एक चीज सोच के देखो, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या मार्केट का हो, तो स्लोप मतलब कर्व कैसा होगा। आज एक चीज सोचने जैसी है, जब हम लोग कर्व की बात करते हैं डिमांड कर्व, तो उसका जो शेप होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है। किसी चीज का प्राइस जितना कम होते जाएगा उतनी ही उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। जब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो जो हमारा कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है, और या फिर इसको हम लोग नेगेटिवली स्लोपिंग भी बोल सकते हैं, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी। यानी प्राइस और डिमांड दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ना नेगेटिव साइन भी शो की जाती है स्लोप में। नेगेटिव साइन इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। तो ये बेसिक चीजें हमने देखी है डिमांड से रिलेटेड अब तक। अब नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक कंसीडर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन।
जब मैं डिमांड फंक्शन की बात करता हूं तो मीनिंग अगर मुझे लिखना है तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स इज नोन एज डिमांड फंक्शन। अब ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। सर डिमांड का मतलब तो पता है, बट डिमांड फंक्शन यहाँ पे डिमांड फैक्टर्स की बात हो रही है, वो डिमांड फैक्टर्स क्या है? तो बहुत सिंपल चीज है, हम लोग अलग अलग फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड पे क्या होता है, इफेक्ट आता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, बट डिटर्मिनेंट्स कौन से तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अभी। डिटर्मिनेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स भी अलग है। इंडिविजुअल डिमांड के लिए अलग फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स है, और मार्केट डिमांड के लिए अलग फैक्टर्स है या फिर डिटर्मिनेंट्स है। जब मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात करता हूं तो सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहा हूं कि किसी एक सिंगल कंज्यूमर को कौन से फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट आता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कंज्यूमर हूं मार्केट में तो मुझे कौन सी चीजों की वजह से फर्क पड़ता है। तो एक एक करके फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब बहुत सिंपल चीज है कि सबसे पहले अगर मेरे ऊपर इफेक्ट आता है तो वो किसकी वजह से, तो कमोडिटी के प्राइस की वजह से। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा कि किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब डिमांड के ऊपर अगर सबसे पहले इफेक्ट आता है तो किसकी वजह से आता है, बहुत सिंपल है, प्राइस की वजह से। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बट सीधा सीधा यहां पे दिख रहा है कि प्राइस की वजह से डिमांड के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। सो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड फैक्टर हम जो कंसिडर करने जा रहे हैं वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि रिलेटेड गुड्स क्या है। जब हम लोग रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो रिलेटेड गुड्स में दो अलग अलग कैटेगरी आती है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जहां पे हम एक की जगह दूसरे गुड्स को यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। सिंपल एग्जांपल, टी एंड कॉफी। मैं टी की जगह कॉफी को कंज्यूम कर सकता हूं, वैगनआर की जगह सेंट्रो चला सकता हूं, ऑडी की जगह बीएमडब्ल्यू चला सकता हूं। ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है, जहां पे हम लोग एक कमोडिटी की जगह पे दूसरी कमोडिटी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें, दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी का प्राइस देख रहे हैं और दूसरे कमोडिटी की डिमांड देख रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? बहुत सिंपल है। अगर से फॉर एग्जांपल मार्केट में टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मार्केट में किसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, डिमांड कॉफी की इंक्रीज होगी। यानी देखो यहां पे एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, टी एंड कॉफी। टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग कॉफी परचेस करेंगे। अब ऑपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल टी का प्राइस कम हो रहा है, अगर टी का प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस बात है लोग कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब अगर टी का प्राइस कम होगा ना तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग कॉफी परचेज नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे, टी परचेज करेंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो हमेशा याद रखना, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट उसी के अंदर रिलेटेड गुड्स के अंदर एक और चीज आती है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली, जिसे साथ में यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सिंपल एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल। कार है तो पेट्रोल भी चाहिए। इंक एंड पेन, पेन है तो इंक भी चाहिए। ब्रेड एंड बटर, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है विच आर डिमांडेड जॉइंटली, साथ में ही यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। एक का प्राइस देख रहे हैं फिर से और दूसरे की डिमांड देख रहे हैं। अगर से फॉर एग्जांपल कार का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो सोच के देखो, क्या लोग कार परचेज करेंगे, नहीं। और अगर कार ही परचेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है पेट्रोल भी परचेज नहीं करेंगे। मतलब प्राइस बढ़ रहा है किसका, कार का, लेकिन डिमांड पे किसके इफेक्ट आ रहा है, पेट्रोल के। कार का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
जब हम इनकम की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, यहां पे दो अलग अलग तरह के गुड्स लेंगे, दैट इज नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। इनकम की बात की है, अगर से फॉर एग्जांपल किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, नॉर्मली सोच के देखो, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। मेरी इनकम 10,000 से 15,000 हो चुकी है तो मैं पहले से ज्यादा खर्चा करूंगा, ज्यादा गुड्स परचेस करूंगा। सो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। मेरी इनकम अगर 10,000 से 5,000 हो गई तो ऑब्वियस बात है डिमांड भी कम हो जाएगी, पहले जितना खर्चा नहीं करूंगा, मैं कम परचेस करूंगा। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। और कौन से गुड्स की डिमांड है ये? नॉर्मल गुड्स की। जैसे नॉर्मल गुड्स होते हैं उसी तरीके से एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। जब हम लोग इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं तो इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। क्या होता है? लो क्वालिटी गुड्स। यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। आज सोच के देखो, अगर मैं कंज्यूमर हूं, मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम अगर 10,000 से 15,000 हो रही है, तो क्या अब मैं लो क्वालिटी के गुड्स परचेस करूंगा? कभी भी नहीं। सो अगर मेरी इनकम बढ़ती है ना तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर अब क्या करेगा? सुपीरियर कमोडिटी परचेस करेगा। मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, अब मैं इंफीरियर गुड्स परचेस नहीं करूंगा। और अगर से फॉर एग्जांपल मेरी इनकम कम हो रही है, अगर मेरी इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मेरी इनकम कम है, ऑब्वियस बात है मैं सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो मैं इंफीरियर गुड्स ही परचेस करूंगा। इनकम कम हो रही है तो सामने इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत सारी चीजों की वजह से इफेक्ट होता है, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस है या फिर फैशन है, इन सब चीजों की वजह से। आज एक चीज सोच के देखो, अगर किसी भी कमोडिटी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में जा रहा है, मुझे वो कमोडिटी अच्छी लग रही है, फेवर में है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो ऑब्वियस बात है उस चीज की डिमांड बढ़ेगी, मैं उस चीज को क्या करूंगा? हो सके उतना ज्यादा परचेस करूंगा। लेकिन अगर से फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट में जा रहा है, मुझे वो चीज अब अच्छी नहीं लग रही है, तो ऑब्वियस बात है उस चीज की डिमांड क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। मतलब किसी भी चीज का अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में है तो उस चीज की डिमांड बढ़ने लगती है, और अगर किसी भी चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट में है तो उसकी डिमांड क्या होने लगती है? कम होने लगती है। अब तक हमने फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड के अंदर 4 अलग अलग पॉइंट्स देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड हमने देखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड फोर्थ हमने देखा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो लास्ट पॉइंट है वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। कोई भी कंज्यूमर जब कमोडिटी परचेस करता है ना तो वो हमेशा क्या करता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। होता है ना ऐसा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये कमोडिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, अगर इसका शॉर्टेज हुआ तो क्या, सरप्लस है तो क्या, सब कुछ सोच के रखते हैं। सी फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की है, ऐसा कुछ है एक्सपेक्टेशन की, यार फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, ये कमोडिटी अवेलेबल नहीं होगी शायद तक, तो कोई भी कंज्यूमर अपना प्रेजेंट कंजम्पशन बढ़ा देगा। मतलब आज के टाइम में मैं क्या करूंगा? ज्यादा परचेस करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार फ्यूचर में ये कमोडिटी अवेलेबल नहीं होगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी हमारी डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है। तो इन शॉर्ट ये टोटल 5 पॉइंट्स है, 5 फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है। और कौन सी डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड। सो याद रखेंगे, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये 5 अलग अलग पॉइंट्स है। जैसे हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। अब हम जो फैक्टर्स कंसीडर करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जैसे पहले हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, उसी तरीके से अब हम क्या देख रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ बायर्स या फिर पॉपुलेशन। जैसे जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ते जाती है, मार्केट में डिमांड भी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। पॉपुलेशन अगर कम होगी तो ऑब्वियस बात है डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन का साइज नहीं देखना है, उसके साथ साथ हम लोग कॉम्पोजिशन को भी कंसीडर करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर फीमेल पॉपुलेशन है तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड होगी, चिल्ड्रंस है तो टॉयज की डिमांड होगी, और अगर एजेड है तो मेडिसिन की डिमांड होगी। मतलब हम लोग पॉपुलेशन में साइज के साथ साथ कॉम्पोजिशन भी क्या करने वाले हैं? कंसीडर करने वाले हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कंट्री के अंदर इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर से फॉर एग्जांपल इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज सो मच,
हियर द डिमांड विल बी लेस। गैप ज्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल इनकम इक्वालिटी फॉलो हो रही है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत कम है, रिच और पुअर के बीच में गैप कम है, तो यहां पे डिमांड ज्यादा होगी। मतलब हमें बेसिकली ये देखना है कि इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनइक्वल तरीके से। अगर इक्वल तरीके से है तो डिमांड ज्यादा होगी, अनइक्वल तरीके से है तो डिमांड कम होगी। सो बेसिकली हमने टोटल 7 फैक्टर्स देखे हैं। 5 फैक्टर्स हमने देखे इंडिविजुअल डिमांड के और 2 फैक्टर्स हमने देखे हैं मार्केट डिमांड के। सो याद रखना है डिमांड फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अब हमको क्लियर होना चाहिए कि कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो बहुत सिंपल चीज है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के प्राइस और डिमांड की बात करते हैं तो हमेशा ऑपोजिट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। प्राइस अगर बढ़ेगा तो उस चीज की डिमांड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अगर प्राइस उसका कम हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशन है। बट यहां पे हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग लिखने के लिए लिख देते हैं प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, सबको पता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट लिख दिया बट मीनिंग नहीं पता है। अदर थिंग्स यानी अदर फैक्टर्स की बात की है यहां पे। याद करो हमने अभी अभी फैक्टर्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड हमने देखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फोर्थ इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड लास्ट वन इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड में बोला है कि डिमांड अगर चेंज हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। अदर देन प्राइस जो भी फैक्टर्स है, बाकी के 4 फैक्टर्स यानी रिलेटेड गुड्स की बात की है, इनकम की बात की है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात की है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये चारों फैक्टर्स क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, कांस्टेंट। मतलब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि डिमांड के अंदर जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है, किसी और रीजन की वजह से नहीं आ रहा। और इसीलिए अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहा है, कंज्यूमर की इनकम भी चेंज नहीं हो रही है, रिलेटेड गुड्स में भी कोई चेंज नहीं है। ये सब कुछ क्या है, एजम्पशंस है। क्यों, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं, हम लोग ऐसा समझ के चल रहे हैं कि बाकी के सभी फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट। और इसीलिए बोला गया है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सो ये है लॉ ऑफ डिमांड। दूसरी चीज, अब एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड क्यों होता है, उसका शेप डाउनवर्ड क्यों होता है, नेगेटिवली स्लोपिंग। तो उसके कुछ रीजंस दिए हैं, एक एक करके रीजंस डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें दिया है वो दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कोई भी कंज्यूमर जितना ज्यादा कंज्यूम करता है वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मैं जितना ज्यादा कंज्यूम करूंगा उतना मेरा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। नाउ द कंज्यूमर विल परचेज द एडिशनल कमोडिटी ओनली एट ए लोअर प्राइस। मैं एडिशनल कमोडिटी कब परचेज करूंगा, जब आप मुझे वो लोअर प्राइस पे ऑफर कर रहे हो, क्योंकि मेरी नीड, मेरी वांट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो अब एडिशनल कमोडिटी मैं सिर्फ और सिर्फ लोअर प्राइस पे ही क्या करूंगा, परचेज करूंगा, वरना नहीं करने वाला मैं। तो एक चीज ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला रीजन है जिसकी वजह से डिमांड का क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सेकेंड पॉइंट, इनकम इफेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, आंसर्स लिखते टाइम बहुत बार यहां पे गलती हो जाती है। इनकम इफेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख देते हैं अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम कम तो डिमांड कम। नहीं, ये गलत है। ये कहां पे लिखते हैं हम लोग, फैक्टर्स के अंदर लिखते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाले पॉइंट में। यहां पे हमें इनकम इफेक्ट बोला है, और इनकम इफेक्ट के अंदर हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। हमारे परचेजिंग पावर की बात की है। से फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट की बात करते हैं। अगर मैं चॉकलेट परचेस कर रहा हूं, कोई एक चॉकलेट है वो 50 रुपीज की आ रही है, 2 चॉकलेट परचेस कर रहा था मैं, 100 रुपीज की हो गई। अब से फॉर एग्जाम्पल उस चॉकलेट का प्राइस रिड्यूस हो चुका है, 50 से 40 हो चुका है। अब 2 चॉकलेट कितने में परचेस कर रहा हूं मैं, 80 रुपीज में, 20 रुपीज सेव हो रहे हैं। वो 20 रुपीज क्या है, तो परचेजिंग पावर बढ़ चुका है मेरा, उन 20 रुपीज से मैं कुछ और भी परचेस कर सकता हूं। मतलब कमोडिटी का प्राइस कम होने की वजह से मेरा परचेजिंग पावर बढ़ चुका है, मेरी रियल इनकम बढ़ चुकी है। क्या मॉनेटरी इनकम बढ़ी है, नहीं, पहले भी 100 रुपए थे, अभी भी 100 रुपए हैं।
लेकिन रियल इनकम बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस क्या हो चुका है? कम हो चुका है। जब भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा, हमारा परचेसिंग पावर मतलब हमारी रियल इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमें बहुत अच्छे से पता है, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। टी की जगह कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। वैगनआर की जगह सेंट्रो, ऑडी की जगह बीएमडब्ल्यू, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर से फॉर एग्जांपल टी का प्राइस सेम ही है लेकिन मार्केट में कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो भी लोग कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? टी से कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉफी का प्राइस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ऑब्वियस बात है, कंज्यूमर हमेशा वही कमोडिटी परचेस करेगा जो उसे कम रेट में मिल रही है। सो हमने क्या किया है? बेसिकली कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, जो कम रेट में मिल रही थी मैंने उसी चीज को परचेस कर लिया है। यह है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बायर्स। जब हम लोग बायर्स की बात करते हैं, आज एक चीज सोच के देखो, मार्केट में जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो बायर्स कम हो जाते हैं। मार्केट में जब भी किसी चीज का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तब उस चीज के बायर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। प्राइस अगर कम हो रहा है तो बहुत सारे लोग कमोडिटी परचेस करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो नए कस्टमर्स आना तो दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो भी मार्केट से क्या करने लगेंगे? एग्जिट करने लग जाएंगे। तो उस चीज का ध्यान रखना है कि बायर्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बेस्ड अपॉन दी प्राइस। एंड लास्ट इज वेरियस यूजेस। कितने अलग अलग यूज हो सकते हैं किसी कमोडिटी के? जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मिल्क की बात करते हैं, टी, कॉफी, बटर, कर्ड, अलग अलग चीजों में हम लोग यूज करते हैं। स्वीट्स, ये सब चीजों में यूज करते हैं हम लोग मिल्क को। अगर से फॉर एग्जांपल मिल्क का प्राइस बढ़ गया है, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो बहुत सिंपल चीज है कि उसके यूज रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों में ही यूज करते हैं। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल मिल्क का प्राइस कम हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको सभी चीजों में यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसके यूजेस रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर प्राइस कम होता है तो हम बहुत आसानी से सभी चीजों में उसको यूज कर सकते हैं। सो ये 5 अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से डिमांड का हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ये तो रीजंस देखे हमने। अब एक टॉपिक हम लोग और कंसिडर करेंगे जो है एक्सेप्शंस। और याद रखना, अब हम जो टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं वो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब यहां पे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड हमको पता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन यहां पे वो चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक्सेप्शंस है, मतलब यहां पे लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की, मतलब ये प्रीशियस गुड्स है। यहां पे अगर प्राइस बढ़ता है ना तो उसकी डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। प्राइस अगर कम हो रहा है तो उसकी डिमांड भी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्योंकि यहां पे हम क्या करना चाहते हैं? हम खुद को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं सोसाइटी से, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। जैसे कि प्रीशियस डायमंड्स है, विंटेज कार्स है, अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो मैं उसको परचेस करूंगा, सोसाइटी में स्टेटस दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि मैं कुछ अलग हूं। लेकिन अगर प्राइस कम होगा ना तो मैं उसको परचेस नहीं करूंगा। उसका रीजन है मुझे ऐसा लगेगा कि यार अब तो कॉमन इंसान भी इस चीज को क्या कर सकता है? परचेस कर सकता है। सो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग अप्लाई कर सकते नहीं है। सेकंड, गिफन गुड्स। जब हम गिफन गुड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये गिफन गुड्स क्या है। बहुत सिंपल है, इंफीरियर गुड्स है एक तरीके से ये। और इसे गिफन गुड्स क्यों बोला गया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है गिफन गुड्स का वो कौन लेके आया था? तो सर रॉबर्ट गिफन लेके आए थे। उसकी वजह से इसका नाम रखा गया था गिफन गुड्स, जिसको हम लोग गिफन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। सर रॉबर्ट गिफन ने यह चीज बताई थी कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी सामने बढ़ रही है। कौन से केस में? इंफीरियर गुड्स के केस में। और अगर इसका प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड भी क्या हो रही है? कम हो रही है। सो याद रखना, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन, इंफीरियर गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस कम तो उसकी डिमांड भी कम। एंड लास्ट, थर्ड वन इज इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट की बात की है यहां पे। अब एक चीज सोच के देखो, बहुत बार हमारी ऐसी मेंटालिटी होती है कि किसी चीज का अगर प्राइस ज्यादा है मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, किसी चीज का अगर प्राइस कम है तो उसकी क्वालिटी खराब ही होगी। ये हमारी मेंटालिटी है। हम लोग इस तरीके से जज करते हैं बहुत सारी चीजों को। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, मॉल में जाते हैं, मॉल में 5,000 की जीन्स है मतलब अच्छी ही होगी, क्योंकि 5,000 की जीन्स है, कुछ तो होगा, डिमांड करते हैं, परचेस कर रहे हैं।
वही जीन्स से फॉर एग्जांपल किसी लोकल शॉप में वो 1000 रुपए में मिल रही है, हम परचेस नहीं करेंगे, हमको लगता है यार 1000 रुपए की जीन्स ये तो अच्छी नहीं होगी क्वालिटी में। मतलब मैंने किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे जज किया है, बेस्ड अपॉन प्राइस। प्राइस ज्यादा तो क्वालिटी अच्छी, प्राइस अगर कम तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी शायद, इसीलिए हम लोग उसको परचेस नहीं कर रहे। सो ये एक्सेप्शन से अलग अलग जहां पे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं कर सकते। और एक चीज याद रखना, नॉर्मल केस में जब हम लोग डिमांड कर्व की बात करते हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, शोइंग इनवर्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये एक्सेप्शन से, तो एक्सेप्शंस के केस में तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो यहां पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की जगह पे अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे उसकी डिमांड भी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। सो याद रखेंगे, नॉर्मल केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक्सेप्शंस के केस में डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। आई होप सभी को एक्सेप्शंस भी क्लियर हुए होंगे।